हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे समाज अध्ययन प्रश्न पत्र 11। इससे पहले ऑलरेडी 1 से 10 तक सेट अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ये बिहार दरोगा पीटी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें क्वेश्चंस के कलेक्शंस काफ़ी अच्छे किए गए हैं, तो इस को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो और ये जो वीडियो है वो पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को अवेलेबल करवाया जा रहा है, तो इसको देखना ना भूलें। साथ ही साथ अभी तक अगर आप पीछे के सेट नहीं देखें तो वो भी जाके देख लीजिए, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि ई पंचायत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये किसको हुआ है? हिमाचल प्रदेश को हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। एक चीज़ याद रखिएगा, ये सब करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है। आप लोगों को बिहार एसआई पीटी में करंट अफेयर का एक बहुत बड़ा वेटेज देखने के लिए मिलेगा। 20 से 25 क्वेश्चंस आप लोगों को करंट अफेयर से देखने के लिए मिल सकता है। तो करंट अफेयर काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बिहार दरोगा पीटी एग्जाम के लिए। तो करंट अफेयर आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। करंट अफेयर के भी काफ़ी सारे सेट्स ऑलरेडी अपलोडेड है, वो भी पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ ही साथ उसमें स्टैटिक जीके को भी इंक्लूड किया गया है, ताकि आपके एग्जाम के लिए वो से ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाया जा सके। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके करंट अफेयर का भी वीडियो देखिए, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए। देखिए, हिमाचल प्रदेश की अगर बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश से याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, यहाँ के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ की कुछ योजनाएं भी याद रखिएगा, जैसे पंचवटी योजना, निगाह योजना, मेगा प्रोत्साहन योजना। हिमाचल प्रदेश से एक चीज़ और याद रखिएगा, यह नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भी प्रथम राज्य है। वहीं अगर हम लोग ई पंचायत पुरस्कार की बात करते हैं तो ये ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री के द्वारा दिया जाता है, और ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री जो हैं वो है नरेंद्र सिंह तोमर। ई पंचायत पुरस्कार जो है वो उन राज्यों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पंचायतों के कार्यों की निगरानी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को लेकर प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत की है। तो प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत करने वाला जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से एक चीज़ और याद रखिएगा, महाराष्ट्र में रिलायंस के द्वारा भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल भी मुंबई में खोला गया है। महाराष्ट्र सरकार से एक ऐप और भी याद रखिएगा, उसका नाम है कोविड कवच ऐप। ये भी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक चीज़ और याद रखिएगा, और ऑप्शंस की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश से याद रखिएगा आयुष कवच ऐप और प्रवासी राहत मित्र ऐप। आंध्र प्रदेश की अगर बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश से याद रखिएगा कोविड फार्मा ऐप, और दिल्ली से याद रखिएगा 5T योजना, ऑपरेशन शील्ड और SS कोरोना ऐप। ये सब जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत का पहला जीवित पाक कला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो ये कर्नाटक में स्थापित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। कर्नाटक से एक चीज़ और याद रखिएगा, कर्नाटक जो था वो कोरोना को लेकर 18 जून 2020 को मास्क दिवस भी मनाया है। कर्नाटक में करावली उत्सव होता है। कर्नाटक जो है वो कॉफ़ी, सूरजमुखी और सोना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कर्नाटक की कुछ योजनाएं याद रखिएगा, जैसे कि प्राणवायु कार्यक्रम, जनसेवक योजना, नेकर सम्मान योजना, राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर परियोजना। नेक्स्ट है हमारा कि फसलों के नुकसान होने पर किसानों को मुआवजा देने हेतु किसान सहाय योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो किसान सहाय योजना जो है वो गुजरात राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, और इस योजना के तहत सूखे या ज़्यादा बारिश या बिना मौसम के बारिश के चलते फसल में जो नुकसान होता है उस नुकसान पर किसानों को 1 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। गुजरात की और भी कुछ योजनाएं याद रखिएगा, जैसे किसान सूर्योदय योजना, डिजिटल सेवा हेतु कार्यक्रम और महिला उत्कर्ष योजना। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से याद रखिएगा दीदी वाहन सेवा, जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना, एक मास्क अनेक जिंदगी योजना, रोजगार सेतु योजना और संकल्प योजना, बंधन योजना। ये सब मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं। वहीं अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश से याद रखिएगा कन्या सुमंगला योजना, कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना, ध्यानचंद्र विजय पथ योजना। वहीं अगर हम लोग हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा से याद रखिएगा जल ही जीवन है योजना, परिवार समृद्धि योजना और गोवर्धन योजना। नेक्स्ट है हमारा कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 निम्न में से किसे प्रदान किया गया है। तो यह जो है वो मारिके लुकास रिजनेबेल्ट को प्रदान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ये नीदरलैंड के हैं और इनकी एक पुस्तक थी द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, इनके लिए इनको मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। वहीं अगर 2019 के मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करते हैं तो वो जोखा अलहार्थी को उनके बुक द सेलेस्टियल बॉडीज के लिए दिया गया था। एक देखिए, एक होता है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और एक होता है सिर्फ और सिर्फ मैन बुकर पुरस्कार। तो मैन बुकर पुरस्कार अगर सिर्फ आपसे पूछ ले तब 2020 में मिला है डगलस स्टुअर्ट को, और 2019 में मिला है मार्गरेट एटवुड को। तो ये मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और मान बुकर पुरस्कार में कंफ्यूज मत होइएगा।
नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य की मशहूर मिर्च खोला मिर्च को जीआई टैग मिला है। तो खोला मिर्च और हरमल मिर्च जो है वो गोवा का मशहूर मिर्च है जिसको कि जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो भारत का पहला जीआई टैग है वो दार्जिलिंग की चाय को 2004-05 में दिया गया था और इसका जो पंजीकरण होता है वो 10 वर्षों तक मान्य होता है। अगर हम और ऑप्शंस की बात करें तो सिक्किम से याद रखिएगा डले खुरसानी एक मशहूर मिर्च है, उसको जीआई टैग मिला है। मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर से काले चावल को जीआई टैग मिला है। और असम से याद रखिएगा बोकासोल चावल और तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट हमारा कि मालाबार नौसैनिक अभ्यास भारत और किन देशों की नौसेनाओं के बीच आयोजित हुआ है। तो यह जो नौसेना अभ्यास है ये भारत और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यह जो था मालाबार नौसेना का 24वां संस्करण था और इसमें जो है वो पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने भाग लिया है। इससे पहले मालाबार में भारत, अमेरिका और जापान हुआ करता था। मालाबार 2020 नौसैनिक अभ्यास का जो पहला चरण है वो बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम के तट पर शुरू हुआ है और मालाबार 2020 के नौसैनिक अभ्यास का जो दूसरा चरण है वो अरब सागर में आयोजित किया गया है। अगर हम लोग बात करते हैं अमेरिका से, तो भारत और अमेरिका के बीच और भी कुछ युद्धाभ्यास होते हैं जैसे कि टाइगर ट्रंप, ब्रज प्रहार, और भारत और जापान के बीच भी होते हैं जैसे कि जाइमेक्स, सिन्यू मैत्री और धर्म गार्जियन। नेक्स्ट है हमारा कि खनन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो ये किया गया है सत्यभामा पोर्टल की शुरुआत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सत्यभामा पोर्टल जो है वो कोयला मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य जो है वो खनन क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका को बढ़ावा देना तथा नए अनुसंधानों हेतु वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना है। वहीं आप याद रखिएगा कोयला तथा खनन मंत्री है प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट हमारा कि आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा या जीडीपी का कितना प्रतिशत है। तो ये कितना प्रतिशत है, ये है 3.3%। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, याद रखिएगा 2019-20 के अकॉर्डिंग। ये डाटा अब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 आ गया है। तो अब आपसे 2020-21 के अकॉर्डिंग पूछ सकता है। तो 2020-21 के अकॉर्डिंग याद रखिएगा जो राजकोषीय घाटा है वो अब बढ़कर 3.5% हो गया है। आर्थिक समीक्षा और बजट, ये दो ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि जहां से आपको एकदम 110% श्योर है कि आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। आर्थिक समीक्षा और बजट का भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखें तो वहां से जाकर देख लीजिए। वो दोनों वीडियो से आपको कहीं ना कहीं 3 या 4 मार्क्स आपका श्योर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि बजट 2020-21 के अनुसार भारत सरकार का जो कर्ज है वो जीडीपी का कितना प्रतिशत है। तो ये जीडीपी का 48.70। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार न्यूनतम वनावरण विलाप बिहार का जिला कौन है। बिहार का जिला पूछ रहा है। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाला जो बिहार का जिला है वो है जहानाबाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जहानाबाद। और इस रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कहा गया है कि जहानाबाद में जो वनावरण का क्षेत्र है वो 0% है। एक चीज़ और याद रखिएगा वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में। वन स्थिति रिपोर्ट जो है वो भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा 2 वर्ष के अंतराल पर प्रकाशित किया जाता है और पहला वन रिपोर्ट जो था वो 1987 में प्रकाशित किया गया था। और इस रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वन एवं वृक्षारोपण जो है वो अभी फिलहाल 24.56% है और सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हमारा कि किस देश ने जनवरी 2021 में गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 1 का सफल परीक्षण किया है। तो ये क्या है, किसने, पाकिस्तान ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। पाकिस्तान से याद रखिएगा इसकी राजधानी है इस्लामाबाद। यहाँ के संसद को बोला जाता है नेशनल असेंबली। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान और यहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। नेक्स्ट है हमारा कि आईपीएल 2020 में सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में किसे चयनित किया गया है। तो ये किसे किया गया है, जोफ्रा आर्चर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा आर्चर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आईपीएल 2020 जो हो चुका है उसकी बात कर रहा है। तो ये 13वां संस्करण की बात कर रहा है जो ऑलरेडी हो चुका है। उसमें जोफ्रा आर्चर को सबसे महंगा खिलाड़ी के रूप में चयनित किया गया था जो कि राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेले थे। और आईपीएल 2020 के बारे में कुछ चीज़ें याद रखिएगा। इसको जीता है मुंबई इंडियंस जो कि लगातार नहीं 5वीं बार मुंबई इंडियंस जो है वो विजेता बना है और इस बार जो है वो दिल्ली कैपिटल्स को हरा कर बना है। आईपीएल 2020 के प्रायोजक भी याद रखिएगा। इसके जो प्रायोजक था वो था ड्रीम 11। नेक्स्ट है हमारा कि भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ की है। तो सबसे पहले जो कोविड-19 की परीक्षा भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ की है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले कौन किया है, सबसे पहले किया है दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कोविड-19 की सुविधा प्रारंभ की गई है।
कोविड-19 की अगर बात करते हैं तो कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल लागू करने वाला दुनिया का जो पहला एयरपोर्ट है वो इटली का फ्यूमिसिनो एयरपोर्ट बन गया है। कोविड-19 रोगियों को इलाज के लिए भारत का जो पहला प्लाज्मा बैंक है वो दिल्ली में खोला गया है। कोरोना को महामारी घोषित करने वाला जो पहला राज्य है वो हरियाणा है और कोरोना वायरस का जो पहला मामला है वो केरल में दर्ज किया गया है और कोरोना वायरस के संक्रमण से पहला मौत जो हुआ है वो कर्नाटक में हुआ है। तो ये सब पॉइंट्स जो है वो आप लोग याद रखिएगा कोविड-19 से रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारा कि भारत अमेरिका के बीच तीसरे 2+2 वार्ता सैन्य समझौता का नाम क्या है, तो उसका सैन्य समझौता का नाम है BECA। BECA का मतलब होता है बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी और इसका जो उद्देश्य था वो दोनों देशों के बीच रक्षा के क्षेत्र में साझेदारी को और मजबूत करना था। नेक्स्ट हमारा ये बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में प्रत्याशियों की अधिकतम खर्च की सीमा में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है, तो अधिकतम 10% की वृद्धि की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10%। देखिए 2014 के चुनावों में था 28 लाख और 2020 में अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया था 30,80,000 रुपये। तो लगभग 10% की इसमें क्या होती है, इंक्रीमेंट होता है। बिहार विधानसभा की अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी 17वीं बिहार विधानसभा है जिसमें 243 सीटों पर मतदान होता है। उसमें एनडीए को कुल 125 सीट और महागठबंधन को 110 सीट और अन्य को 8 सीटें प्राप्त होती हैं। कुल मतदान जो होता है वो 57.05% होता है और 17वीं बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष बनते हैं उनका नाम है विजय कुमार सिन्हा। नेक्स्ट हमारा कि रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने हेतु भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत कितने प्रतिशत FDI को मंजूरी दे दी है। FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो 74% FDI की मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 74%। अगर हम लोग बात करते हैं केंद्रीय आम बजट 2020-21 के अनुसार तो बीमा क्षेत्र में भी FDI को अब 49% से बढ़ाकर 74% करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा कि हरिथा हरम कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य ने किया है, तो हरिथा हरम कार्यक्रम का जो शुरुआत है वो तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना और यह जो है वो छठा चरण की शुरुआत की गई है और इसकी पहली बार जो शुरुआत है वो 2015 में किया गया था। वहीं अगर हम लोग मिजोरम की बात करते हैं तो मिजोरम से याद रखिएगा चापचार कूट त्यौहार जो है वो मिजोरम में मनाया जाता है। कर्नाटक की अगर बात करते हैं तो कंबाला भैंसा दौड़ और करावली उत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है और मणिपुर की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा 8वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट जो हुआ है वो मणिपुर में हुआ है। नेक्स्ट हमारा कि हाउ टू बी ए राइटर पुस्तक के लेखक कौन है, तो हाउ टू बी ए राइटर पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड की और भी कुछ पुस्तकें याद रखिएगा जैसे कि उनकी पुस्तकें हैं बाय द मसूरी बियॉन्ड द मसूरी ईयर्स, सुजैन सेवन हस्बैंड, ये सब जो है रूम ऑन द रूफ, ये सब जो है वो रस्किन बॉन्ड की लिखी हुई किताबें हैं। वहीं अगर हम और ऑप्शंस की बात करते हैं तो सरप्रीत सिंह से याद रखिएगा, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है नाइट ऑफ द रेस्टलेस परिसर्स। और शशि थरूर की अगर बात करते हैं तो द बैटल ऑफ बिलोंगिंग इनकी पुस्तक याद रखिएगा। और चेतन भगत की अगर बात करते हैं तो इनकी तो बहुत सारी पुस्तकें हैं जैसे कि 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 2 स्टेट्स, 5 पॉइंट समवन, हाफ गर्लफ्रेंड, 1 नाइट एट कॉल सेंटर, 1 अरेंज्ड मर्डर, ये सब जो है वो इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट हमारा ये प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 9 जनवरी। और वर्ष 2021 में प्रवासी भारतीय दिवस का जो विषय था वो था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। एक चीज़ और याद रखिएगा, जनवरी से रिलेटेड और भी कुछ डेज याद रखिएगा जैसे 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में कितने सदस्य अनिवार्य रूप से दलित समाज से होंगे, तो ये जो हैं वो कितने होंगे, 1 होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1। देखिए जो प्रधानमंत्री हमारे हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने 5 फरवरी 2020 को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की निगरानी हेतु एक ट्रस्ट की घोषणा किया था और इस ट्रस्ट में कुल 15 सदस्य होंगे जिसमें एक सदस्य जो है वो हमेशा दलित समाज से होगा। और वर्तमान में जो दलित समाज के सदस्य हैं वो बिहार के कामेश्वर चौपाल को चुना गया है। नेक्स्ट हमारा जो फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो फिट इंडिया मूवमेंट की जो शुरुआत है वो तो 29 अगस्त को खेल दिवस के अवसर पर किया गया था और कुलदीप हांडू को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कुलदीप हांडू। वहीं अगर और ऑप्शंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो अक्षय कुमार की अगर बात करते हैं तो अक्षय कुमार से याद रखिएगा, इनको पेजर बुक का, सड़क सुरक्षा अभियान का, स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा चुका है। संजू सैमसंग की अगर बात करते हैं तो इनको एक आयुर्वेद ब्रांड है हिल, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
वहीं अगर हम लोग अंकित फाड़िया की बात करते हैं तो डिजिटल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो अंकित फाड़िया को बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या था। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का जो स्थान है वो 168। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। देखिए एक रैंकिंग से 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, पहले स्थान पर कौन है, जारीकर्ता कौन है, और भारत का स्थान क्या है। तो भारत का स्थान तो है इसमें 168, पहले स्थान पर है डेनमार्क और इसको जारी करता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। नेक्स्ट हमारा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बनाया जा रहा है। तो दुनिया का जो सबसे ऊंचा रेलवे पुल है वो मणिपुर में बनाया जा रहा है और इस पुल का जो नाम है वो पायर दिया गया है। यह पुल का जो निर्माण है वो इजाई नदी पर किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा कि फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो FTII के अध्यक्ष जो है वो शेखर कपूर बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शेखर कपूर। FTTI की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1960 में, हेडक्वार्टर जो है वो पुणे महाराष्ट्र में है। वहीं परेश रावल से याद रखिएगा, परेश रावल को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अध्यक्ष बनाया जा चुका है। नेक्स्ट हमारा कि 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की अगर हम लोग बात करते हैं तो लक्षद्वीप जो है वो लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती और यही पूछते कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला, तो सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछ देगा तो आपका आंसर हो जाएगा दादर और नगर हवेली। न्यूनतम पूछे तो लक्षद्वीप और सर्वाधिक पूछे तो दादर और नगर हवेली। नेक्स्ट है हमारा कि कांगसावती परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो कांगसावती परियोजना जो है वो कांगसावती नदी पर ही बना हुआ है जो कि पश्चिम बंगाल में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का नाम है ममता बनर्जी और यहाँ के गवर्नर का नाम है जगदीप धनखड़। नेक्स्ट हमारा कि लोम्बोक जलडमरू मध्य किन 2 द्वीपों के बीच स्थित है। तो लोम्बोक जलडमरू मध्य जो है वो जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है और बाली और लोम्बोक द्वीपों के मध्य स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बाली और लोम्बोक। वहीं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गर्म जलधारा है। देखिए गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा होती क्या है। गर्म जलधारा जो है वो प्रायः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है और ठंडी जलधारा जो है वो प्रायः ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। तो यहाँ अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ देखिए लेब्राडोर हो गया, कनारी, लेब्राडोर, कनारी और फॉकलैंड, ये तीनों तो अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। तो गर्म जलधारा बचेगा ब्राज़ील हो गया, फ्लोरिडा हो गया, गल्फ स्ट्रीम हो गया, ये सब जो है वो अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से किस वन में शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये किस में पाया जाता है, ये पर्वतीय वन में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पर्वतीय वन में चौड़ी पत्ती वाले शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं जैसे कि देवदार हो गया, सिल्वर फर हो गया, ये सब। वहीं अगर हम लोग टैगा वन की बात करते हैं तो कोनधारी वृक्षों वाले सदाबहार वन को टैगा वन कहा जाता है और इस वन के जो वृक्ष की जो पत्तियां हैं वो नुकीली होती है। वहीं अगर हम लोग टुंड्रा वन की बात करते हैं तो टुंड्रा प्रदेश के वनस्पतियों जो है वो सालों भर बर्फ से ढके रहते हैं। गर्मी में यहाँ मांस और लाइकेन उगता है, मॉस। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए सही सुमेलित नहीं है कि अगर हम लोग बात करते हैं मेसाबी खान लौह बिल्कुल सुमेलित है। मेसाबी खान है कहाँ में, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में लोहे की प्रसिद्ध खान है। होमस्टेक खान सोना बिल्कुल सही है, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रसिद्ध सोने की खान है। बेलाडीला खान लौहयस्क, ये भी बिल्कुल सुमेलित है। कालगुरली खान बॉक्साइड, ये गलत है क्योंकि कालगुरली और कुलगार्डी ये दोनों ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और ये सोने का खान है ना कि बॉक्साइड का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि नमकीन क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पति को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है, हेलोफाइट के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेलोफाइट। वहीं अगर हम लोग लिथोफाइट की बात करते हैं तो कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति को लिथोफाइट कहा जाता है। मेसोफाइट की अगर बात करते हैं तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति को मेसोफाइट कहा जाता है और हाइड्रियोफाइट की अगर बात करते हैं तो जल प्लावित क्षेत्रों की वनस्पति को हाइड्रियोफाइट कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, ये पूछ रहा है। पिरीनेज पर्वत फ्रांस और स्पेन के मध्य, बिल्कुल सही सुमेलित है। जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य, ये भी सुमेलित है। बॉस्जेस फ्रांस और जर्मनी के मध्य, ये भी सही सुमेलित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट हमारा कि भूमध्य
भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस जलसंधि के द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है? तो भूमध्य सागर जो है वो जिब्राल्टर जलसंधि के द्वारा अटलांटिक महासागर के साथ जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिब्राल्टर जलसंधि। वहीं अगर हम लोग और ऑप्शंस की बात करते हैं, अगर बॉस्पोरस जलसंधि की बात करते हैं तो ये काला सागर और मरमरा सागर में है, मरमरा सागर को जोड़ता है, ये टर्की में है। वहीं अगर हम लोग बेरिंग जलसंधि की बात करते हैं तो ये बेरिंग सागर और चुस्की सागर को जोड़ता है, ये अलास्का रूस में है। वहीं अगर हम लोग डेविस जलसंधि की बात करते हैं तो ये बेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है और ये ग्रीनलैंड कनाडा में है। नेक्स्ट हमारा कि दक्षिण पूर्व एशिया के निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक जो है वो भूमि परिबद्ध यानी लैंडलॉक देश है? तो देखिए दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थलरूप देश जो है वो है लाओस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाओस। लाओस की राजधानी है वियंतियाने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर डी। वहीं अगर हम लोग वियतनाम की बात करते हैं तो वियतनाम की राजधानी है हनोई। थाईलैंड की अगर बात करते हैं तो राजधानी है बैंकॉक और कंबोडिया की राजधानी है नहोम पेन्ह। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से इनमें से कौन सी ऋतु जो है वो भारत की सर्वाधिक चक्रवातीय गतिविधियों से संबंधित मौसम है? तो ये बात कर रहा है शरद ऋतु की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, शरद ऋतु। शरद ऋतु या लौटते हुए मानसून जो कि अक्टूबर से दिसंबर के समय होता है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवातीय गतिविधियाँ सक्रिय होती है जिससे कोरोमंडलीय तटीय क्षेत्रों में भी वर्षा होती है। नेक्स्ट हमारा कि जैव आवर्धन से क्या तात्पर्य है? तो देखिए जैव आवर्धन की अगर बात करते हैं मतलब बायो मैग्निफिकेशन होता है जैव आवर्धन का इंग्लिश। जैव आवर्धन की अगर बात करते हैं तो किसी उत्तरोत्तर पोषण स्तर के जीवों में खरपतवार नाशी तथा कीटनाशी की सांद्रता का बढ़ जाना ही क्या कहलाता है? बायो मैग्निफिकेशन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में कीटनाशकों की मात्रा का बढ़ना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कर लीजिए। ईईजी किसके साथ मैच करेगा? मस्तिष्क के साथ। ईसीजी होगा हृदय के साथ, ईओजी होगा आंख के साथ और ईएमजी होगा मांसपेशी के साथ। तो ये सब सामने सामने लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किसमें पित्ताशय नहीं होता है? पित्ताशय यानी कि गैल ब्लैडर नहीं होता है। तो देखिए पित्ताशय की अगर हम लोग बात करते हैं तो अधिकतर जो रीढ़ की हड्डी वाले जो पशु होते हैं उसमें पित्ताशय होता है और जो बिना रीढ़ की हड्डी वाले पशु होते हैं उसमें पित्ताशय नहीं होता है। लेकिन कुछ रीढ़ की हड्डियों वाले भी पशु हैं जिसमें कि क्या होता है? पित्ताशय नहीं होता है। जैसे कि उसके कुछ अपवाद हैं जैसे कि घोड़ा, चूहा। तो यहाँ पे चूहा ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चूहा। वहीं अगर हम लोग पित्ताशय की बात करते हैं तो पित्ताशय जो है वो नाशपाती के आकार की एक थैली होती है जिसमें यकृत से निकलने वाला जो पित्त है वो जमा रहता है। और अगर पित्त की बात करते हैं तो पित्त जो है वो पीले हरे रंग का एक क्षारीय द्रव होता है जिसका पीएच मान 7.7 होता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, पित्त में जो 85% होता है वो जल की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा कि तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा गन्ना के प्रवर्धन के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गन्ना। गन्ना से एक चीज़ और याद रखिएगा, इसकी फसल जो है वो सर्वाधिक समय लगभग 1 वर्ष में परिपक्व होता है। गन्ना से एक चीज़ याद रखिएगा, गन्ना का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है ब्राज़ील और सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो है यूपी। नेक्स्ट हमारा कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह किससे प्राप्त होती है? तो कुनैन जो है वो सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है और यह पौधा जो है वो एक आवृत बीजी पादप है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं हम लोग अगर आवृत बीजी की बात करते हैं तो इस समूह के पौधे में बीज जो है वो फल के अंदर होता है और इन पौधे में जड़ जो है जड़, पत्ती, फूल, फल और बीज जो है वो सभी पूर्ण विकसित होते हैं। वहीं अगर हम लोग बैक्टीरिया की बात करते हैं तो इसकी खोज जो है वो ल्यूवेनहॉक के द्वारा 1683 में किया गया था। टिटनस, हैजा, टाइफाइड, काली खांसी, ये सब जो रोग है वो बैक्टीरिया के कारण ही होता है। वहीं अगर हम लोग शैवाल की बात करते हैं मतलब एल्गी की बात करते हैं तो इसके अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है और यह जो प्रायः है वो पर्णहरित युक्त संवहन उत्तक रहित आत्मपोषी होते हैं। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। देखिए मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो स्टेपिज है जो कि मानव शरीर के कान में पाई जाती है और वहीं जो अगर सबसे बड़ी हड्डी पूछ ले तो वो फीमर है जो कि जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा कि पित्ताशय में उपस्थित पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो पित्ताशय में किसका करेगा? वसा का करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वसा। पित्ताशय जो है वो यकृत में उत्पन्न पित्त का भंडारण करता है। पित्ताशय के अंदर पित्त अवयवों के संघनन से बना हुआ जो जमाव है वही पित्त की पथरी होती है। पित्त की पथरी जो है वो वसा युक्त भोजन के पाचन को प्रभावित करती है। नेक्स्ट हमारा कि पौधे में लचीलेपन निम्नलिखित में से किस अस्थायी उत्तक के कारण होता है? तो पौधे में जो लचीलेपन है वो कॉलेनकाइमा के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉलेनकाइमा।
नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधे को जिम्नोस्पर्म कहा जाता है, बिल्कुल सही है। पौधे के अंदर बीज उत्पन्न करने वाले पौधे को एंजियोस्पर्म कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कथन ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट हमारा कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, तो जंतु जगत का जो सबसे बड़ा संघ है वो है ऑर्थोपोडा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा के उदाहरण जैसे कि तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, ये सब जो है वो ऑर्थोपोडा के उदाहरण है। ऑर्थोपोडा से एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और इसका शरीर जो है वो 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, बच एवं उदर में। नेक्स्ट हमारा कि परमाणु नाभिक के अवयव हैं, तो परमाणु नाभिक के अवयव कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जबकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक की खोज जो है वो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। वहीं परमाणु की अगर बात करते हैं तो परमाणु जो है वो तत्व का सबसे छोटा कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। नेक्स्ट हमारा कि परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम किस सिद्धांत के द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये अफबाउ प्रिंसिपल के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अफबाउ का सिद्धांत। अफबाउ का नियम यह कहता है कि तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की जो नियम है वो इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है। जब वह ऊर्जा स्तर पूर्णतः भर जाता है तब इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है और यही प्रकार यह क्रम जो है वो चलता रहता है। नेक्स्ट है हमारा कि MnO2 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो Mn का जो ऑक्सीकरण संख्या है वो है 4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि इनमें से कौन जो है वो पोटेशियम का यस्क नहीं है? पोटेशियम का यस्क किसमें कौन नहीं है? देखिए क्रोएलाइट ही नहीं है, क्योंकि क्रोएलाइट जो है वो किसका? सोडियम का यस्क है। बाद बाकी कॉर्नेलाइट, सोनोआइट और सिल्वाइन ये सब जो है वो पोटेशियम का यस्क है, लेकिन क्रोएलाइट की अगर बात करते हैं तो यह जो है वो सोडियम का यस्क है। नेक्स्ट हमारा कि किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे के पुर्जे में काम में लिया जाता है? तो ये एल्युमिनियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम धातु जो है वो तांबे और लोहे की तुलना में काफ़ी हल्की होती है, इसीलिए इसका प्रयोग जो है वो हवाई जहाज और रेल के डिब्बे के पुर्जे बनाने में किया जाता है। इसका एक और भी बेनिफिट है कि इसमें जंग नहीं लगता है, तो इसलिए भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की मात्रा जो है वो अधिकतम होती है? तो कार्बन की मात्रा जो अधिकतम होगी वो ढलवा लोहा में होगा, क्योंकि ढलवा लोहा में जो कार्बन का मात्रा है वो 3.5% से लेकर 4.5% तक होता है। वहीं पिटवा लोहा में होता है 0.04% से लेकर 0.08% तक। स्टील की अगर बात करते हैं तो इसमें 1.5% तक कार्बन की मात्रा होती है। और मिश्र धातु स्टील में अगर बात करते हैं तो 0.1% से लेकर 1% तक इसमें कार्बन पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि गोताखोरों को सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसेस कौन है? तो इसमें हीलियम और ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन तथा हीलियम। हीलियम का इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि अधिक दाब पर जो हीलियम है वो रक्त में कम विलय होता है। नेक्स्ट है हमारा कि जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुला बनने का कारण क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, CO2। नेक्स्ट हमारा कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का जो फेरस ऑक्जेलेट है इसके रूप में फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। वहीं अगर हम लोग फॉर्मिक अम्ल की बात करते हैं तो ये चींटियों में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल की बात करते हैं तो ये नींबू में, और एसिटिक अम्ल जो है वो सिरका में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि समतल कोण का मात्रक है, तो समतल कोण का मात्रक कौन है? रेडियन है। और अगर घन कोण पूछ दे तो घन कोण का मात्रक स्टेडियन है। यहाँ समतल कोण का पूछ रहा है तो आपका आंसर जो होगा वो होगा रेडियन। नेक्स्ट हमारा कि किसी तरल की सयांता का मापन करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो किसी तरल की सयांता का मापन करने वाला यंत्र कहलाता है विस्कोमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विस्कोमीटर। वहीं विंड वैन की अगर बात करते हैं तो ये पवन की दिशा मापक यंत्र है। रेडियोमीटर की अगर बात करते हैं तो ये विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापक यंत्र है। और जायरोस्कोप की अगर बात करते हैं तो ये कोणीय वेग मापक यंत्र है। नेक्स्ट हमारा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के आविष्कर्ता कौन थे? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अगर बात करते हैं तो इसकी खोज जो है वो सर्वप्रथम 1887 में हेनरिच हर्ट्ज के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हर्ट्ज। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि आइंस्टीन को प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या एवं इसके नियम के आविष्कार का श्रेय प्रदान है, और इसी कार्य के लिए उन्हें 1921 में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं मैक्स प्लांक की, तो इसे याद रखिएगा, क्वांटम सिद्धांत की स्थापना इन्होंने की थी और इसके लिए इन्हें 1918 में नोबेल प्राइज मिला था। वहीं अगर बोर की बात करते हैं तो इन्होंने नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत दिया था।
नेक्स्ट हमारा कि रेडियोधर्मी पदार्थ से उत्सर्जित करता है, तो रेडियोधर्मी जो है वो अल्फा कण, गामा कण और बीटा कण तीनों करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। और इसकी खोज जो है वो 1896 में हेनरी बैकुलर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो किसी अर्धचालक को जब हम लोग गर्म करेंगे तो उसका प्रतिरोध जो है वो घटेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घटेगा। देखिए, अर्धचालक की जो विद्युत प्रतिरोधकता है वो चालकों से अधिक परंतु कुचालकों में कम होती है। और सामान्य ताप पर जो अर्धचालक की प्रतिरोधकता है वो 10⁻⁻2 से लेकर 1 ओम के बीच होती है। और ताप बढ़ने पर अर्धचालक का जो प्रतिरोध है वो घटता है। अर्धचालक की अगर बात करते हैं तो ऐसे पदार्थ जिनकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस प्रकार की होती है कि कहीं इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और कहीं रिक्त बन जाता है, उसको अर्धचालक कहा जाता है। जैसे कि जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है वो अर्धचालक के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। नेक्स्ट हमारा ध्वनि का वेग जो है वो अधिकतम होता है। तो ध्वनि का वेग जो है वो सबसे ज़्यादा होगा ठोस में, और उसके बाद फिर होगा किस में, उसके बाद होगा द्रव में, फिर होगा गैस में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, धातु में। नेक्स्ट हमारा कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता जो है वो उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है वो भूमध्य रेखा के आसपास विस्तृत है। नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से कौन एक जो है वो वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो ग्रीन हाउस गैस है वही उत्तरदायी है। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से है, CO2, CH4, N2O, CFC, O3, ये सब ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन आर्गन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्गन। आर्गन जो है वो क्या है, ये एक इनर्ट गैस है जिसकी खोज रैमजे के द्वारा किया गया था। आर्गन से याद रखिएगा, यह वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला है और इसका उपयोग जो है वो आर्क बिल्डिंग और बिजली बल्ब में भरने में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्न में से कौन सा जो है वो वन का संवर्ग नहीं है। तो देखिए, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार वनों को 3 रूपों में वर्गीकृत किया गया था। वो है संरक्षित वन, दूसरा है राष्ट्रीय वन और तीसरा है ग्रामीण वन। राष्ट्रीय उद्यान जो है वो वन का संवर्ग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है। तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो है वो सिकोया है, जो कि अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिकोया। नेक्स्ट है हमारा कि टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है। तो टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक हैं वंदना शिवा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वंदना शिवा। और यह जो पुस्तक है वो 2000 में प्रकाशित हुई थी। यहाँ से एक मेघा पाटेकर का नाम याद रखिएगा। मेघा पाटेकर जो है वो नर्मदा बचाओ अभियान की शुरुआत की थी। नेक्स्ट हमारा कि भारत में बीमा क्षेत्र की विनियम जो है वो कौन सी संस्था करती है। तो ये करता है IRDA, मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, IRDA। IRDA की जो स्थापना है वो 1999 में किया गया था और इसका जो मुख्यालय है वो हैदराबाद में स्थित है। वहीं अगर हम लोग और ऑप्शंस की बात करते हैं तो सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यह भारत में प्रतिभूति और वित्त नियामक बोर्ड है जिसकी स्थापना 1988 में किया गया था और मुख्यालय जो है वो मुंबई में स्थित है। वहीं अगर हम लोग CII की बात करते हैं, मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो इसकी स्थापना जो है वो 1895 में और यह जो है वो भारत की एक गैर सरकारी उद्योग नेतृत्व वाली संस्था है जिसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट हमारा कि दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं। तो दुर्लभ मुद्रा किसको कहते हैं। तो ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो पाए उसको दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है। तो देखिए, राष्ट्रीय आय क्या होती है, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित जो अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का जो मूल्य है वही राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्पादन कार्यों का योगफल। और इसकी जो राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो CSO के द्वारा किया गया था और CSO की स्थापना जो है वो 1951 में किया गया था। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। तो भारत का जो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना जो है वो 1875 में किया गया था। अगर हम लोग वर्तमान समय की बात करते हैं तो वर्तमान समय में भारत में कुल 23 स्टॉक एक्सचेंज कार्यरत हैं। नेक्स्ट हमारा कि संतुलित विकास का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया था। तो संतुलित विकास का जो सिद्धांत है वो रेगनर नर्कस के द्वारा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रेगनर नर्कस।
नेक्स्ट हमारा कि भारतीय संविधान के 17वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्रशासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वो कौन है, तो वो कौन से हैं, वो हैं दिल्ली और पुडुचेरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली और पुडुचेरी। 17वां संविधान संशोधन भी याद रखिएगा, ये हुआ कब था, ये हुआ था 1992 में। वहीं अगर हम लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो निर्वाचक मंडल है उसकी व्याख्या अनुच्छेद 54 में किया गया है और इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। और साथ ही साथ यही 17वां जो संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, इसके अनुसार पुडुचेरी तथा दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी सम्मिलित किया जा चुका है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से और याद रखिएगा, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है और इस राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दिया गया है, तो ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, ये अनुच्छेद 326 में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं अगर अनुच्छेद 324 की बात करते हैं तो इसमें निर्वाचन आयोग के गठन की बात कही गई है। नेक्स्ट हमारा कि संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ कौन सी है। देखिए, संसद का सत्र आहूत करना ये बिल्कुल इनकी विधायी शक्तियाँ हैं, संसद का सत्रावसान करना ये भी इनकी विधायी शक्तियाँ हैं, वह उच्चतम न्यायालय से किसी विधि तथा तथ्य पर सलाह लेना जो कि अनुच्छेद 143 के अकॉर्डिंग लेता है, तो ये नहीं है, क्योंकि यह जो है वो इसकी विधायी शक्तियाँ, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ नहीं, यह न्यायिक शक्तियाँ के अंतर्गत आती है। अध्यादेश जारी करना ये भी विधायी शक्ति आती है जो कि अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जारी किया जाता है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन सा सही नहीं है। एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत की बैठक जो है वो ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है, ये भी सही है। ग्राम पंचायत तक की जो बैठक वो प्रत्येक ग्राम में होती है, नहीं, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा ग्राम पंचायत की जो बैठक है वो ग्राम पंचायत तक के मुख्यालय में होती है, तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है वो गलत है। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है, तो टोटल आप पढ़े होंगे कि टोटल 22 भाग है, जिसमें भाग 16 जो है वो अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक जिसमें विवरण किया गया है और वो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध की बात उसमें कही गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन सा विषय जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। पहले तो ये समझ लीजिए समवर्ती सूची होता क्या है। वैसा विषय जिस पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा कानून बनाया जाता है, लेकिन अगर दोनों के कानून में कुछ डिस्प्यूट है तो संसद का जो बात है वो मान्य होगा, ये समवर्ती सूची होता है। समवर्ती सूची में जो मूल है वो मूलतः जो है वो 47 विषय हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो 52 विषय है। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण, आर्थिक तथा सामाजिक योजना, शिक्षा, ये सब जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। यहाँ पूछ रहा है कि समवर्ती सूची का विषय क्या है, तो देखिए जनसंख्या नियंत्रण हाँ बिल्कुल है। वायु एवं जल परिवहन नहीं, वायु एवं जल परिवहन जो है वो संघ सूची का विषय है। वायु एवं विदेशी व्यापार हो गया, रेल हो गया, वायु एवं जल परिवहन हो गया, ये सब जो है वो संघ सूची का है और संघ सूची में जो मूलतः 97 विषय हैं और अभी फिलहाल 100 विषय हैं। वहीं लोक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो लोक स्वास्थ्य हो गया, लोक व्यवस्था हो गया, भू राजस्व हो गया, ये सब जो है वो राज्य सूची का विषय है और राज्य सूची में अभी जो है मतलब मूलतः जो है वो 66 विषय है और अभी जो है वो 61 विषय है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या नियंत्रण। नेक्स्ट हमारा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन के लिए प्रयासों का वर्णन है, तो ये देखिए किस में है। देखिए अनुच्छेद 50 में तो नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथकीकरण की बात कही गई है। अनुच्छेद 51 में है, क्योंकि अनुच्छेद 51 में ही अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात कही गई है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51। वहीं अगर हम लोग अनुच्छेद 38 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 38 में क्या है, अनुच्छेद 38 में कहा गया है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि। और वहीं अनुच्छेद 47 की बात करते हैं तो इसमें पोषाहार स्तर, जीवन स्तर उच्च करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार करने को राज्य का कर्तव्य बताया गया है। वहीं अगर हम लोग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करते हैं तो ये जो है वो इसका वर्णन जो है वो भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इसको वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में क्रमशः कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उल्लेख है। देखिए, न्याय की अगर बात करते हैं तो 3 प्रकार के न्याय का वर्णन है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और वहीं अगर स्वतंत्रता की बात करते हैं तो 5 तरह की स्वतंत्रता का विवरण है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। वहीं सामान्यता की अगर बात करते हैं तो 2 तरह की, प्रतिष्ठा और अवसर। और भ्रातृत्व की अगर बात करते हैं तो 1 तरह की, बंधुता। तो कितना हो गया, मतलब 3, 5, 2, 1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का जो निर्णय है वो अधिकार है, मतलब राज्यसभा का अधिकार जो है वो मान्य है, ये आपसे पूछ रहा है। तो राष्ट्रपति को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करना नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करना नहीं, एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्कृति करना, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा अनुच्छेद 312 के तहत जो राज्यसभा है उसको राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार है। वहीं अगर हम लोग राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा से जो कुछ याद रखने वाली बातें हैं वो ये है कि पहला तो ये उच्च सदन है, इसकी संरचना है अनुच्छेद 80 में। सदस्यों की जो अधिक से अधिक संख्या हो सकती है वो 250 हो सकती है। सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष हो सकती है। यह एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है। सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्षों का होता है और इसके 1/3 सदस्य जो है वो प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट हमारा कि भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस में है, यह है भाग 2 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 2 में। भाग 2 में कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 5 से 51 तक। और भारत में एक चीज़ याद रखिएगा, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। वहीं भाग 1 की बात करते हैं तो भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का विवरण किया गया है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। वहीं अगर हम लोग भाग 9 में बात करते हैं तो भाग 9 में पंचायतें का विवरण किया गया है। भाग 9 के क में नगर पालिका का विवरण किया गया है और 9 के ख में सहकारी समितियों का विवरण किया गया है। वहीं अगर हम लोग भाग 11 की बात करते हैं तो भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध की बात की गई है, जो कि अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक है। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है। तो देखिए ये बात कर रहा है किसकी, विधान परिषद की। विधान परिषद जो है वो कभी भंग नहीं होती है, लेकिन राज्य विधानसभा के प्रस्ताव पर संसद के द्वारा इसको समाप्त किया जा सकता है। विधान परिषद की अगर बात करते हैं तो इससे इंपॉर्टेंट चीज़ भी याद रखिएगा, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 169 में दिया गया है। यह जो है वो राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। इसमें सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 30 वर्ष है। विधान परिषद के कुल सदस्यों की जो संख्या है वो उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है, किंतु किसी भी अवस्था में 40 से कम भी नहीं हो सकता है। और विधान परिषद के जो सदस्यों का जो निर्वाचन है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। नेक्स्ट हमारा कि अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी। तो रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी, ये मंडला की शासिका थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मंडला। और 1564 में इन्होंने मुगलों से लोहा लिया था। वहीं अगर हम लोग अकबर की बात करते हैं तो अकबर से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा। अकबर जो है वो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो कि 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुई थी, इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। हल्दी घाटी की युद्ध जो है वो 1576 में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुई थी और इसी युद्ध में भी अकबर विजयी हुआ था। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है, यह आपसे पूछ रहा है। यहाँ ध्यान रखिएगा, सही सुमेलित पूछ रहा है। पहला कह रहा है कि गुरु अमरदास मीरी और पीरी, तो ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि मीरी और पीरी जो है वो गुरु हरगोविंद का है। वहीं गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। गुरु रामदास दल खालसा, ये गलत है क्योंकि गुरु रामदास नहीं, यहाँ गुरु गोविंद होना चाहिए। गुरु गोविंद मंजी, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ गुरु अमरदास होना चाहिए, मंजी से रिलेटेड। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करते हैं सारे सिख गुरु की, सिख गुरु जो पहला दिया हुआ है गुरु अमरदास। गुरु अमरदास की बात करते हैं तो ये सिखों के तीसरे गुरु थे। इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। हिंदुओं से पृथक होने वाले इन्होंने कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को भी प्रचलित इन्होंने ही किया था। वहीं अगर हम लोग गुरु अर्जुन देव की बात करते हैं तो ये सिखों के 5वें गुरु थे। ये सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की तो रचना की ही की, साथ ही साथ अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमिंदर साहिब का निर्माण करवाया और राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर जो था इनको 1606 ईस्वी में मरवा दिया था। वहीं अगर हम लोग गुरु रामदास की बात करते हैं तो ये सिखों के 4थे गुरु थे। इन्होंने अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया था और अमृतसर नगर की स्थापना की थी और इन्होंने गुरु पद को पैतृक बनाया था। वहीं अगर हम लोग गुरु गोविंद सिंह की बात करते हैं तो ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इन्होंने पाहुल प्रणाली की भी शुरुआत की थी और अपने आप को सच्चा पातशाह कहा था। नेक्स्ट हमारा कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था। तो औरंगजेब की मृत्यु के समय अगर मराठा नेतृत्व की अगर बात करते हैं तो ये ताराबाई के हाथ में था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ताराबाई। ताराबाई जो थी वो राजा राम की पहली पत्नी थी और ताराबाई की जो मृत्यु है वो 1761 में हुई थी।
राजा राम की जब मृत्यु होती है तो उसके बाद वो उसकी जो विधवा पत्नी होती है मतलब ताराबाई, वो अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक कराकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन जाती है। फिर साहू और ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध होता है, जिसमें साहू जो है वो विजयी होता है। वहीं अगर हम लोग औरंगजेब की बात करते हैं तो औरंगजेब से कुछ चीज़ें याद रखिएगा। इसको जिंदा पीर कहा जाता था। 1685 ईस्वी में इसने बीजापुर और 1687 ईस्वी में इसने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। 1679 में इसने जजिया कर को पुनः लागू किया था। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर की हत्या करवा दी थी। इसकी मृत्यु 1707 में होती है और इसे खुलादाबाद, जो कि अब रोजा कहलाता है, वहाँ दफन करवाया गया था। नेक्स्ट हमारा कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति निम्नलिखित में से किस गवर्नर से संबंधित है। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, जिसको कि घेरे की नीति कहा जाता है, इसका संबंध जो है वो वारेन हेस्टिंग्स से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जो था वो 1773 से लेकर 1785 तक बंगाल का गवर्नर रहता है। वारेन हेस्टिंग्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया था। इसने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा भी स्थापित किया था। 1785 में बर्क द्वारा इसके ऊपर महाभियोग लगाया गया था, लेकिन फिर 1795 ईस्वी में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। एक चीज़ और याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स जो था वो मुगल सम्राट को मिलने वाले 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन भी बंद करवा दिया था। नेक्स्ट हमारा कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार में 1857 की क्रांति का जो यहाँ कर रहा है, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, यह पूछ रहा है। तो बिहार में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने, कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, जिनका कि बिहार के जगदीशपुर से बिलोंग करते थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। वहीं अगर और ऑप्शंस की बात करते हैं तो तात्या टोपे से याद रखिएगा, ये कानपुर में सैन्य नेतृत्व इन्होंने किया था। खान बहादुर खान की अगर बात करते हैं तो ये बरेली में किए थे। और 1857 की अगर क्रांति की बात करते हैं तो ये 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। और 1857 ईस्वी की क्रांति के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग, और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे वो थे पॉम्स्टन। नेक्स्ट हमारा कि सर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल था जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग वो था 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देखिए सिंधु घाटी के सभ्यता का काल जो है वो अलग अलग डिफरेंट है, क्योंकि मतलब सब जो आए हैं तो डिफरेंट इसका काल दिया गया है। लेकिन इसका जो सर्वमान है वो रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा जो है वो उसको सर्वमान्य तिथि माना गया है, और वो जो है वो है 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व माना गया है। सिंधु सभ्यता की जो खोज है वो 1921 में राम बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रमात्मक थी। सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसलें थी वो था गेहूं और जौ। नेक्स्ट हमारा कि लिंग पूजा का स्पष्ट प्रमाण किस पुराण से मिलता है। तो लिंग पूजा का पहला और स्पष्ट प्रमाण जो है वो मत्स्य पुराण से प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य पुराण। वहीं विष्णु पुराण से मौर्य वंश से संबंधित चीज़ों का पता लगता है, और वायु पुराण से गुप्त वंश से संबंधित चीज़ों का पता चलता है। पुराणों की अगर बात करते हैं तो पुराणों में मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। नेक्स्ट हमारा 1857 की क्रांति का सरकारी इतिहासकार कौन था। तो 1857 की क्रांति का सरकारी इतिहासकार था सुरेंद्र नाथ सेन। और तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, SN सेन। वहीं बीडी सावरकर से एक चीज़ याद रखिएगा, 1857 की क्रांति को बीडी सावरकर ने भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। 1857 की क्रांति से एक चीज़ और याद रखिएगा, 1857 की क्रांति के मामले के जांच हेतु एक पील कमीशन की भी नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट हमारा कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो थे वो स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की भी स्थापना की थी। और इन्होंने मराठी भाषा में मराठा दर्पण और केसरी नाम से 2 दैनिक अखबार भी शुरू किए थे। नेक्स्ट हमारा कि किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रवाद जो है वो ब्रिटिश राज्य का शिशु था। तो ये कथन किसका है, ये कथन जो है वो आर कॉपलैंड का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर कॉपलैंड। नेक्स्ट हमारा भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी। तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस से और भी चीज़ें याद रखिएगा, इसने कंपनी में कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था। 1793 में इसने अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की। इसे भारत में नागरिक सेवा का जनक भी माना जाता है, और जिले में पुलिस थाना की स्थापना करके एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया था।
नेक्स्ट हमारा कि नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो नेटिव मैरिज एक्ट को पास करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो केशव चंद्र सेन के द्वारा निभाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केशव चंद्र सेन। और यह एक्ट जो है वो 1872 में लाया गया था। वहीं केशव चंद्र सेन के द्वारा ही भारतीय ब्रह्म समाज का भी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट हमारा मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है वो 1884 में किया गया था और इसके संस्थापक जी सुब्रमण्यम अय्यर और एम.बी. राघवाचार्य थे। वहीं 1885 से याद रखिएगा, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ए.ओ. ह्यूम के द्वारा और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता, तेलंग तथा तैयब जी के द्वारा शुरू किया गया था। इसके आगे 3-4 मैथ्स के क्वेश्चन है वो कर लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है और इसके सॉल्यूशंस भी जो है वो PDF में मैं नीचे अटैच कर दिया हूँ। अगर आप चाहते हैं तो PDF जो है वो टेलीग्राम ग्रुप से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप जाकर टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा अब पढ़ेगा इंडिया, जो ग्रुप आएगा उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, या वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से भी जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।